नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम सा। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाओं को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सटीक शॉर्ट आंसर जो लेकर के हम आए हैं, जिसके अंदर बीए फाइनल के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के जो प्रथम पेपर था वो हमने उसकी मैराथन क्लास बना के आपको बताई थी, जो आपने देखी, आपका बहुत अच्छा प्यार मिला। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने द्वितीय यूनिट शुरू की थी, जिसके अंदर आपने मेरे आगे के दो वीडियो में देखा कि हमने अपने बीए फाइनल सेकंड पेपर जो लोक प्रशासन का पेपर है, जिसका नाम है लोक प्रशासन, उसको पूरे के पूरे सिलेबस को महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के अंदर बांट लिया था, जिसके अंदर क्रमशः आधे 9 से 10 प्रश्नों का विश्लेषण हम लोगों ने कर लिया था, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम आगे के प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है वो है नौकरशाही या लोक सेवा की अवधारणा को बताइए। नौकरशाही, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं सरकारी नौकरी। तो क्या है नौकरशाही? वर्तमान समय के अंदर चाहे केंद्र सरकार की हो या विभिन्न राज्य सरकारों की हो, क्यों लोगों की रुचि जो है नौकरशाही के प्रति बढ़ रही है? नौकरशाही के अंदर कैसे भर्ती होती है? ये नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, नौकरशाही नौकरशाही कोई जो है बहुत ही, ये नौकरशाही शब्द जो है ना, ये बहुत ही पुरानी प्रथा है। नौकरशाही एक तरीके से एक प्रथा है, ठीक है ना। ये क्या है? बहुत ही पुरानी है। पहले के समय में भी जब राजतंत्र हुआ करता था, उस समय भी उनको काम करने के लिए वो अच्छे अच्छे योग्य जो व्यक्ति होते थे अपने राज्य के अंदर, उनको राजा या जो शासक होता था वो अपने सहयोग के लिए रखता था। भारत के अंदर अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, वो भी हमारे यहाँ पे भारत से अंग्रेजों को भारतीय लड़के, कम सैलरी वाले पढ़े लिखे लड़के मिल जाए काम करने के, इसीलिए जो है लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर क्या की थी, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो नौकरशाही ये जो है, ये जो शब्द है, इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। आज विश्व के अंदर हम देखते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, उन सारे के सारे विकासशील राष्ट्रों के अंदर लोग जो है नौकरशाही को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी लग जाए और उसको ज़्यादा काम न करना पड़े, एक बड़ी सैलरी महीना होते ही उसके जो है अकाउंट में आ जाए। तो क्या है नौकरशाही? नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, यानी एक अधिकारी होता है, उसके नीचे कर्मचारी होते हैं, वो होता है नौकरशाही का एक पद सोपान। उस व्यवस्था से लगाए जाते हैं जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च पदाधिकारियों के हाथ में होता है। नौकरशाही के अंदर क्या होता है, सारा का सारा जो सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है, सारा का सारा जो पावर होता है, वो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके हाथ में होता है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो अधिकारियों के हाथ में होती है। नौकरशाही अथवा अधिकारी शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से मानी जाती है। यह नौकरशाही या जो अधिकारी तंत्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रांस से मानी जाती है। नौकरशाही किसी भी शासन को चलाने तथा स्थायित्व प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। ये सरकार के हाथ पैर के रूप में कार्य करती है। ये अधिकारी तंत्र भी कहलाती है। नौकरशाही जो होती है, नौकरशाही के बिना गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। हम देखते हैं कई नेताओं को आपने देखा होगा, हर घंटे के अंदर भाषण देते हैं, ठीक है, और बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, अच्छे अच्छे मुद्दे निकालते हैं। हम कहते हैं यार ये आदमी है तो 10वीं तक पढ़ा लिखा है, तो ये 12वीं तक पढ़ा लिखा, ये कभी केरला गया नहीं, तमिलनाडु गया नहीं, वहाँ दक्षिण का जो व्यक्ति है ये पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में कभी आया नहीं, फिर यहाँ के मुद्दों को कैसे जानता है? तो वो क्या होते हैं, उनके पीछे आईएएस और आरएस ऑफिसर होते हैं, जिनका जो एक योग्य व्यक्ति होते हैं वो उनको ये सब जो है बातें बताते हैं। हम देखते हैं सदन के अंदर प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछते फटाक से उनको जो है वो जवाब दे देते हैं। तो वो जवाब भी जो नेता जो है वो खुद नहीं देता है, बल्कि उसके पीछे उनके पीए और जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कार्य के अंदर सहयोग करते हैं। विश्व के अंदर कई देश तो ऐसे हैं, कई बार तो जब नेता होता है वो कमज़ोर होता है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका कमज़ोर होती है, तो नौकरशाही जो होती है ना वो ज़्यादा हावी हो जाती है। वैसे नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।
कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है अस्थायी कार्यपालिका, जिसके अंदर जो चुने हुए नेता होते हैं जनता के द्वारा, जो कुछ समय के लिए होते हैं और एक निश्चित समय के बाद में वापस चुनाव होते हैं और दूसरे नेता आते हैं। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, जिसके अंदर सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वो उनके सदस्य होते हैं। ये जो नौकरशाही सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम और इंटरव्यू फाइट करके आते हैं और एक उनकी जो निश्चित आयु होती है वो पूरी होने के बाद में ही वो रिटायरमेंट लेते हैं। तो वो क्या होती है, नौकरशाही होती है। नौकरशाही जो होती है वो सरकार के हाथ पैर की तरह होती है। जैसे शरीर के हाथ पैर के बिना शरीर काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी सरकार हो, राजतंत्र हो कि सैन्य शासन व्यवस्था हो कि डेमोक्रेसी हो, नौकरशाही के बिना वो कार्य नहीं कर सकती। अब देखो नौकरशाही की परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है। तो सबसे पहले एक विद्वान है ऑरलैंड। ऑरलैंड ने कहा है कि नौकरशाही का मतलब है अफसरों द्वारा शासन। जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा जो शासन होता है उनको नौकरशाही कहा जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के जो विद्वान थे उन्होंने कहा है कि सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम है अधिकारी राज्य है। क्या होता है कि कई बार नौकरशाही जो होती है वो बहुत हावी हो जाती है, निरंकुश और क्रूर हो जाती है, जनता के जो है काम नहीं करती है, जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं देती है। जो अधिकारी होते हैं वो नेताओं से भी नहीं डरते हैं। तो ऐसे समय में क्या होते हैं कि विद्वान उनके बारे में थोड़ी वो कहते हैं ना कठोर भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो हमारे विद्वान है क्या नाम है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने भी कहा है कि सत्ता के उपासक जिनको सत्ता चाहिए, उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही। सामंतशाही का मतलब होता है कि पहले के समय में राजा होते थे, राजा के पास तो पावर होता ही था, मगर वो कहते हैं कि छाए से ज़्यादा केतली गरम। उनके नीचे जो सामंत होते थे, जो 2, 4, 10 गाँवों के अधिकारी होते थे, वो बहुत ही यूँ कड़क रवैया रखते थे, जनता के प्रति यूँ थोड़े यूँ निष्ठुर रहते थे, ठीक है ना। तो उनको उनका दूसरा नाम ही इन्होंने बताया है। ग्लैडन ने इसकी नौकरशाही की परिभाषा दी है। नौकरशाही वेतनभोगी कर्मचारियों का ऐसा संगठन है जो प्रशासन में दक्षता लाते हैं। ग्लैडन ने कहा है कि वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं जो प्रशासन में दक्षता लाते हैं, वो नौकरशाही है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा दी है। नौकरशाही प्रशासन का वह तंत्र है जिसकी और मानवता का अभाव है। मैक्स वेबर ने भी कहा है कि नौकरशाही जो होती है उनके अंदर मानवता का अभाव होता है। कई बार हम भी देखते हैं छोटे छोटे बाबू होते हैं, लिपिक होते हैं, उनके भी जब हम कार्यालय में काम के लिए जाते हैं तो उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं नौकरशाही के प्रकार। नौकरशाही कितने प्रकार की होती है। तो एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा की। एफएम मार्क्स नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने नौकरशाही के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं। पहला है अभिभावक नौकरशाही, दूसरा है जातीय नौकरशाही, तीसरा है संरक्षक नौकरशाही और चौथा है गुणात्मक नौकरशाही। नौकरशाही के कितने प्रकार होते हैं, नौकरशाही के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही क्या होता है, इस धारणा को मानने वाले वे लोग हैं जो यह मानकर चलते हैं कि राष्ट्र के नागरिकों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। दूसरे लोगों के हाथों में सदा जाने का अर्थ होगा देश का अहित। यानी कि इस प्रकार की जो नौकरशाही होती है वो लोग मानते हैं कि अच्छा काम हम ही कर सकते हैं, भला लोगों का, जनता का भला हम ही कर सकते हैं। अगर किसी अन्य लोगों के हाथ में सत्ता गई तो वो क्या करेंगे, राज्य का नुकसान कर देंगे। तो इस प्रकार की जो नौकरशाही होती है उन्हें कहते हैं अभिभावक नौकरशाही। दूसरा होता है जातीय नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही में उच्च वर्ग के लोगों की ही कोई प्रधानता दी जाती है। ये नौकरशाही उन लोगों के वर्गीय संबंधों से पैदा होती है जो नियंत्रण के मुख्य स्थानों पर रहते हैं। क्या होता है कि इस जातीय नौकरशाही के अंदर कुछ वर्ग जो होता है ना, वर्गीय भेदभाव वो देखने को मिलता है, और जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास में ज़्यादा सत्ता होती है, उनके पास ही एक होता है संरक्षक नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही का वह स्वरूप जहां भर्ती योग्यता तथा प्रतिभा के स्थान पर राजनीतिक दल या सरकार में पहुंच के कारण होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई पद राष्ट्रपति अपने कृपा पात्रों तथा राजनीतिक समर्थकों को प्रदान करता है। संरक्षक नौकरशाही क्या होता है कि जो कार्यपालिका के अंदर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, वो नेता क्या करते हैं कि अपने जो खास व्यक्ति होते हैं, उनके जो संरक्षक व्यक्ति होते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, उनको क्या करते हैं, नौकरशाही के अंदर स्थान दे देते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे भर्ती योग्यता प्रतिभा का नहीं होता है, बल्कि
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अपनी मर्जी से अपने कोई रिश्तेदार हैं या अपनी इच्छा से जिनको नौकरी पे लगते हैं उनको संरक्षक नौकरशाही कहते हैं। एक होती है गुणात्मक नौकरशाही। गुणात्मक नौकरशाही होती है वो सबसे अच्छी नौकरशाही होती है। इसके अंदर एकदम प्योर कंपटीशन एग्जाम होता है, कोई पेपर छोड़ नहीं होते हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता है, कोई इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, ठीक है ना। प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा होती है, चयन में प्रतिभा तथा योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। जो चयन होता है उसके अंदर जो योग्य है, जो क्वालिटी वाला व्यक्ति है उसको योग्यता दी जाती है। तो इन सब के अंदर जो गुणात्मक नौकरशाही होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। नौकरशाही की विशेषता या लक्षण। नौकरशाही की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कार्य का स्वरूप। पूर्ण विकसित कार्यालयों में काम काज पूरा करने हेतु कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, इसलिए निश्चित समय के बाद भी कर्मचारी कार्य करते हैं। एक तो नौकरशाही की विशेषता क्या है, नौकरशाही की विशेषता ये होती है कि भले 4 बजे के 5 उनके ऑफिस का टाइम सुबह 10 से 5 तक है, मगर उनका जब भी साल एंड हो रहा है, मंथ एंड हो रहा है, वीकली एंड हो रहा है और कई जगह तो दिन एंड होता है, जब तक उनके पूरा जो टास्क होता है वो पूरा नहीं होता है, उनका काम पूरा नहीं होता है, तब तक वो घर पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो जो है अपना काम पूरा करने के बाद ही घर जाते हैं। तो क्या होता है, कार्य का स्वरूप पूर्ण विकसित, जो एकदम पूर्ण विकसित का एक ऑफिस होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कर्मचारी को काम करना ही है, सुबह करे, शाम करे, रात करे, दिन करे, जितना उनको काम दिया हुआ है उतना उनको काम करना ही है। दूसरा होता है इस अनुशासन, इस प्रणाली में अनुशासनबद्धता पाई जाती है। नौकरशाही के अंदर अनुशासन पक्का होता है। जो बॉस होता है उसके अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनको उनका कहना मानना ही पड़ता है, उनको उनके अनुसार कार्य करना ही पड़ता है। अनुशासन के अभाव में नौकरशाही जो है सक्सेस नहीं हो सकती। एक होती है पद सोपान पर आधारित संगठन, यही मैंने आपको बताया, बॉस का भी एक बॉस होता है, यानी कि नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक एक सोपानिक व्यवस्था होती है। नीचे पियोन आ गया, उसके ऊपर एलडीसी, यूडीसी, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है ना, असिस्टेंट, वो क्या कहते हैं ना, डिप्टी, वो उप अधीक्षक, उसके बाद में उसका कोई कार्यालय का अधीक्षक, उसके बाद में डायरेक्टर, इस प्रकार से सोपानिक व्यवस्था होती है नौकरशाही के अंदर। कार्यालय का प्रबंध, कार्यालयों का प्रबंध सामान्य नियमों के अनुसार होता है जो विस्तृत तथा स्थिर होते हैं। इन नियमों को सीखा जा सकता है, इन नियमों को विशिष्ट तकनीक प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो नियम होते हैं वो फिक्स नियम होते हैं और कार्यालय का जो प्रबंधन होता है पूरा मैनेजमेंट सही ढंग से व्यवस्थित होता है। भर्ती प्रणाली, नौकरशाही में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार के द्वारा होती है। यानी कि जो भर्ती होती है वो साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा होती है। इसके अलावा नियमों की महत्ता, नौकरशाही के अंदर जो नियम होते हैं उनको क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इस प्रणाली में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों का निर्धारण एवं संचालन अवैयक्तिक नियमों द्वारा होता है। ये नियम लगभग स्थायी होते हैं तथा इनका निरंतर पालन करने की एक व्यवस्था होती है। कार्य क्षेत्र विभाजन क्या होता है, कार्य के अंदर जो है कार्य क्षेत्र का विभाजन होता है। नौकरशाही में अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र को निश्चित ढंग में बांट देने का सिद्धांत निहित होता है। कार्य विभाजन कानून अथवा प्रशासन के नियमों के आधार पर किया जाता है। कार्यों का क्या करते हैं, बांट देते हैं कि भाई अमुक कार्य ये करेगा, अमुक कार्य ये करेगा, अमुक कार्य ये करेगा, उसके आधार पर वो आगे कार्य करते हैं। सत्ता का संस्तरण, नौकरशाही के अंतर्गत कर्मचारियों, अधिकारियों तथा उनकी सत्ता का संस्तरण पाया जाता है। पद के अनुसार सत्ता का विभाजन होता है। जो अधिकारी उच्च अधिकारी होता है उनके पास जो है ज़्यादा सत्ता होती है, निम्न कर्मचारियों के पास कम सत्ता होती है। सत्ता का संस्तरण पद के अनुसार होता है। इनके अलावा दस्तावेजों का लिखित होना, नौकरशाही के अंतर्गत दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों के माध्यम से होता है। इन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होती है। देखो क्या होता है कि ऑफिस के अंदर जो फाइलों का और होना बहुत ही जरूरी है। फाइलों के माध्यम से पूरा का पूरा कार्य क्या होता है विशेषज्ञों की आवश्यकता, कार्य को करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नौकरशाही के अंदर विशिष्ट प्रशिक्षण भी क्या होता है, जरूरी होता है, जिनसे वो अच्छे से क्या कर सके, अच्छा कार्य कर सके। तो विशेषज्ञ जो होते हैं, जो जिनके पास प्रशिक्षण होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। अब देखो क्या होता है नौकरशाही की भर्ती के तरीके। ये जो नौकरशाही होती है उनकी भर्ती कैसे कैसे होती है। पहले तो होती है राजनीति पर आधारित नियुक्ति।
कुछ देशों में अधिकारियों की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित होती है, सरकार के बदलने पर कुछ अधिकारियों को भी बदल दिया जाता है। क्या होता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वो अपने अनुसार अपने लय के कहते हैं ना, वो अधिकारियों को रखेंगे, जैसे ही सत्ता चेंज हुई अधिकारियों को बदल देते हैं वो, और अपनी जगह पे क्या होते हैं दूसरे अधिकारियों को लेकर के आ जाते हैं। योग्यता के आधार पर देखते, कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अधिकारी हो योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो पहली तो होती है राजनीति पर आधारित नियुक्ति, दूसरी होती है योग्यता के। इस पद्धति में अधिकारियों की नियुक्ति उनके शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य निर्धारित योग्यताओं के आधार पर की जाती है। नियुक्ति ठीक ढंग से करने के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाती है। हमारे भारत के अंदर हर राज्य का अलग अलग लोक सेवा आयोग है, और हमारे पूरे भारत का केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग है। इसके अलावा कई भर्ती संगठन भी हैं। अप्रन्यस भर्ती अथवा पदोन्नति, इसमें क्या होता है कि पहले किसी छोटे बड़े कर्मचारियों को रखते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे उनको काम का अनुभव होता है फिर उनको क्या करते हैं, उनकी पदोन्नति कर देते हैं, उनकी वो कहते हैं ना प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन के द्वारा अधिकारी बनाते हैं। देखो एक तो जो अधिकारी बनता है एक तो प्रमोशन होकर के आता है, धीरे धीरे लास्ट स्टेप से जो है सबसे नीचे के पायदान से सीखते सीखते प्रमोशन लेते लेते आता है। एक क्या होता है सीधी भर्ती हो जाती है। तो प्रमोशन से जो व्यक्ति आता है उसको उस व्यवस्था का, उस ऑफिस का पूरा मैनेजमेंट होता है और वो क्या करता है अच्छे से कार्य कर पाता है। लोक सेवाओं की भर्ती का एक अन्य तरीका यह है कि विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भर्ती, व्यक्तिगत भर्ती विशेष योग्यता वाले अधिक व्यक्तियों की साक्षात्कार के बाद पदों पर नियुक्ति की जाती है। क्या होता है कि वही संबंधित क्षेत्र के अंदर जिन्होंने योग्यता हासिल कर रखी है उन योग्यताधारी व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है और उसके बाद में क्या की जाती है, भर्ती की जाती है। नौकरशाही के कार्य, नौकरशाही क्या क्या कार्य करती है, तो नौकरशाही के तो बहुत सारे कार्य, राज्य के अंदर जितने भी कार्य हैं मेरे हिसाब से तो सारे के सारे नौकरशाही के ही कार्य हैं। रोजमर्रा के जो भी कार्य होते हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, रोजगार हो, ये रोजमर्रा के जो भी कार्य होते हैं वो सब कार्य नौकरशाही देखती है। तो नौकरशाही के कार्य है नीति निर्माण संबंधी। एक तो क्या है, राज्य के अंदर नीति का निर्माण करना कि भाई हाँ नीति निर्माण करना कि राज्य के अंदर आगे किस प्रकार से कार्य करना है। दूसरा काम है विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। कानून के अंदर अगर परिवर्तन करना है, कोई नया कानून बनाना है तो उस कार्य के अंदर नौकरशाही जो होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नौकरशाही के अंदर जो लोग होते हैं वो लंबे समय से कार्य कर रहे होते हैं, उनको अनुभव होता है और वो जो है उनको बताते हैं अधिकारियों की भाई ये कार्य होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। शासन के निर्णयों का पालन करवाना, शासन के अंदर सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों का पालन करवाना किसका कार्य है, नौकरशाही का कार्य है। प्रशासन को सुसंगठित बनाना, जो भी प्रशासन चल रहा है, ये जो व्यवस्था पद सोपानी की व्यवस्था होती है उनको सुसंगठन बनाना किसका कार्य है, नौकरशाही का कार्य है। सामाजिक परिवर्तन हेतु तैयारी, समाज के अंदर जो भी कुरीतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको खत्म करना और उसकी जगह पर एक सभ्य एवं अच्छे समाज का निर्माण करने हेतु सामाजिक परिवर्तन की जो तैयारी होती है वो कौन करता है, नौकरशाही करती है। प्रतिद्वंदी हितों के बीच समायोजन, देखो क्या होता है, राज्य के अंदर दो अलग अलग गुट होते हैं, दो प्रतिद्वंदी होते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, किसी भी आधार पर हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं बैठता है उनके बीच में समायोजन करवाना, दो प्रतिद्वंदियों के बीच में समायोजन करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है, नौकरशाही का होता है। एक विकासशील राष्ट्र में तो ये जो था नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही के बारे में हमने विस्तृत रूप से पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है और इस नौकरशाही में से एक प्रश्न जरूर 101% आएगा। ये भी उन्हीं से संबंधित है। एक विकासशील राष्ट्र में लोक सेवा की भूमिका को बताइए। ये लोक सेवा या नौकरशाही जो होती है, नौकरशाही को लोक सेवा कहते हैं। एक विकासशील राष्ट्र होता है,
एक तो होता है विकसित राष्ट्र, एक होता है विकासशील राष्ट्र। जिस राष्ट्र का अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, उस राष्ट्र के अंदर एक जो नौकरशाही होती है, जो लोक सेवा होती है, उसकी क्या भूमिका होती है, उस राष्ट्र के विकास के अंदर जो लोक सेवा होती है वो कहाँ तक अपनी भूमिका निभाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक समय में एक विकासशील समाज में लोक सेवा को अनेक कार्य करने होते हैं और इस रूप में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कार्यों में कुछ प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, कुछ विधायी ढंग के और कुछ न्यायिक प्रकार के होते हैं। देखो क्या होता है, एक जो विकासशील समाज होता है उसके अंदर जो नौकरशाही होती है उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनको कई काम करने पड़ते हैं, उनको विधायिका से संबंधित कार्य भी करने पड़ते हैं। जो कानून के निर्माण और कानून के संशोधन में नेताओं को, जो जनता के द्वारा चुने हुए नेता है, उनकी सहायता करना, उनके पास कार्यपालिका से संबंधित काम भी होते हैं जिसके अंदर रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उन कार्यों में सहयोग करना, और उसके पास न्यायपालिका से संबंधित कार्य भी होते हैं जिसके अंदर कानून को तोड़ने वालों को दंड देना एवं कानून की समीक्षा करने से संबंधित कार्य होते हैं। कहने का मतलब नौकरशाही के पास विधायी, कार्यपालिका से संबंधित और न्यायिक तीनों प्रकार के कार्य होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं लोक सेवाओं की भूमिका अथवा योगदान को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जो लोक सेवा होती हैं उनके कार्यों को हम इन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कार्य है नीति निर्माण में सहयोग करना। नौकरशाही जो होती है वो क्या करती हैं, राज्य के अंदर जो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के अंदर सही सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलती रहे, कानूनों का उल्लंघन न हो, इसके लिए जो नीति का निर्माण करते हैं उस नीति निर्माण में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो लोक सेवा का पहला काम है नीति निर्माण में सहयोग करना। दूसरा काम है परामर्श देना। जो भी राज्य के जिनके पास वास्तविक रूप से सत्ता है उनको सत्ता के अंदर परामर्श देना और सहयोग करना किसका काम है, नौकरशाही का काम है। कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, कितना भी इंटेलिजेंट नेता हो, जब तक वो नौकरशाही के सहयोग के बिना और नौकरशाही के परामर्श के बिना कार्य नहीं कर सकता। नीतियों को कार्यान्वित करना, जो भी सरकार नीतियां बनाती हैं जनता की भलाई के लिए, उन नीतियों को कार्यान्वित करना किसका काम है, नौकरशाही का काम है। और उन नीतियों को जो है जनता तक पहुंचाता, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, राज्य के अंदर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना किसका कार्य है, नौकरशाही का कार्य है, जिसके अंदर पुलिस के माध्यम से ये कार्य कर सकती है। आश्वासन पूरा करना, जो राज्य के अंदर जनता को सरकार के द्वारा एवं नौकरशाही के द्वारा जो आश्वासन दिए जाते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कहते हैं उनको पैसे देंगे, कहीं कहते हैं कि भाई इनको नौकरी देंगे, कहीं पे कहते हैं कि रोड बनाएंगे, वो करेंगे, तो वो आश्वासनों को पूरा करना किसका काम है, नौकरशाही का काम है। प्रत्यायोजित विधि, यानी कि प्रत्यायोजित विधि के माध्यम से भी नौकरशाही क्या कर सकती है, जनता के जो कार्य हैं उनको कर सकती है। अर्धन्यायिक कार्य, अर्धन्यायिक कार्य का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका के पूर्ण कार्य नहीं होते, छोटे बड़े झगड़े जैसे हो जाते हैं ना, हम देखते हैं कि भाई सरपंच की ग्राम पंचायत न्यायालय, पंचायत समिति न्यायालय, तो ऐसे नौकरशाही क्या होती है कि हम देखते हैं भारत जैसे विकासशील देश के अंदर जो कोर्ट हैं, कोर्ट के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोर्ट के अंदर, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट के अंदर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में क्या कर रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। यानी कि एक डेट पे डेट आती हैं और उसके बाद में, और उनमें से कई मुकदमे तो झूठे होते हैं, कई मुकदमों में कोई दम नहीं होता है, कई मुकदमों को तो लड़ने वाले व्यक्ति मर जाते हैं और उनकी डेट पे डेट आती जाती है। तो ऐसे जो भी लड़ाई झगड़े से संबंधित हैं, परिवार से संबंधित हैं, ऐसे छोटे बड़े मुकदमे होते हैं, उनको नौकरशाही क्या कर सकती है, आपस में बैठ करके समायोजन करवा सकती है, उनमें मिलन करवा सकती है, और जैसे तैसे करके अपन कहते हैं कि राजीपा वगैरह करवा के जैसे जैसे उस मुकदमे को खत्म करना। तो इस प्रकार से अर्ध न्यायिक कार्य होता है नौकरशाही का या लोक सेवा का। विकास अभिकरण के रूप में राज्य का
या छोटे लेवल पे जो विकास करना हो, उस विकास के अभिकरण के रूप में लोक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है, विकास करने के लिए कि किस जगह पर किस चीज़ की कमी है, कौन सी स्कूल में अध्यापकों की कमी है, कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, कहाँ पे रोड टूटे हुए हैं और कहाँ पे कार्य होना चाहिए, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा है, ये प्रकार की जो सारी की सारी जो जानकारी होती है वो लोक सेवा के पास होती है, नौकरशाही के पास होती है। तो उनका कार्य है कि वो संबंधित जो कार्य हैं वो आगे तक सरकार तक पहुंचाए और उसकी पैरवी करे, यानी कि एक अभिकरण के रूप में क्या करे, विकास का कार्य करे। जन सेवा जो है नौकरशाही का महत्वपूर्ण कार्य है। कहते हैं कि भाई नौकरशाही लोक सेवा काम का शब्द के अंदर भी लिखा हुआ है सेवा, तो क्या करना है, जनता की सेवा, नागरिकों की सेवा करना, ईमानदारी के साथ में कार्य करना नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादन बढ़ाना, राज्य के अंदर उत्पादन बढ़ाना, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो जिसके अंदर किसानों को ऋण देना, किसानों को खाद बीज कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह वितरण करना, इसके अलावा कुटीर उद्योगों का विकास करना, छोटे लेवल पे उद्योग लेना और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीदना, आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाना, आगे तक उनकी पहुंच बनाना, ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, नौकरशाही के कार्य हैं। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं की निष्ठापूर्वक संपन्न करना, जो भी सार्वजनिक सेवा के अंदर संबंधित नौकरशाही है, चाहे पुलिस विभाग में है, चिकित्सा विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, परिवहन या फिर उद्योग, जो भी विभाग में है उस सेवा को निष्ठापूर्वक करना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना लोक सेवा की भूमिका है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक, एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य वही होता है जिसके अंदर बिना भेदभाव के सब लोगों के साथ में समानता का व्यवहार होता है। राज्य की जो योजनाएं बनती हैं वो सब लोगों के लिए बनती है, सबके हितों की पूर्ति के लिए बनती है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो किसके होते हैं, नौकरशाही के कार्य होते हैं। तो इन लोक कल्याणकारी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ये कार्य किसका होगा, नौकरशाही का। जब नौकरशाही भेदभाव नहीं करेगी, जनता के साथ में समानता का व्यवहार करेगी, तो ये कार्य हो सकता है। सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करना, समाज के अंदर न्याय स्थापना करना, समाज में समानता स्थापित करना, जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र, ठीक है ना, संस्कृति, कई प्रकार के रिवाज, इनके आधार पर क्या होते हैं, समाज के अंदर समानता नहीं रहती है। तो उस समाज के अंदर समानता स्थापित करना है, चाहे कानून के डर से समानता स्थापित करवाओ या फिर लोगों को समझा करके कराओ, लोगों को प्रेरित करो, ये कार्य किसका होगा, नौकरशाही का होगा। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जब राज्य के अंदर समानता की स्थापना होगी, राज्य लोक कल्याणकारी होगा, सार्वजनिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो सब अपने अपने निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, तो क्या होगा, राष्ट्र के अंदर एक एकता बढ़ेगी, ठीक है ना। राष्ट्र के अंदर सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने, उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना होगी, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति की, अपने देश के झंडे के प्रति, अपने देश की आन बान शान के प्रति वो क्या रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे और सब लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। ऐसे समय में अगर कोई बाहरी शक्ति भारत उस देश पर आक्रमण करती है, कोई उसके लिए समस्या पैदा करती है, तो सारे देश के लोग मिल करके उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लोकतंत्र एवं सभ्यता की संरक्षक, देखो ये जब नौकरशाही अच्छे से कार्य करेगी तो उस देश के अंदर क्या होगा, लोकतंत्र का संरक्षण होगा, लोकतंत्र जो है वो जरूर उन्नति करेगा। तो इस प्रकार से नौकरशाही क्या होती है, नौकरशाही के बारे में हमने कुछ बातें की। कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भर्ती क्या होती है, प्रशिक्षण क्या होता है, पदोन्नति क्या होती है। भर्ती क्या होती है, प्रशिक्षण क्या होता है, पदोन्नति क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। बड़े रूप में तो हम जानते हैं भर्ती। भर्ती का मतलब है कि राज्य के अंदर शासक सरकार को अपने कार्यों के अंदर सहयोग करने के लिए जो योग्य और प्रशिक्षित अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं और वो सरकार के कार्यों में सहयोग करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो उनकी भर्ती करना, उनकी नियुक्ति करना, वो तो हो गई भर्ती। एक क्या होता है कि जनता की सहायता करने के लिए, जनता की हेल्प करने के लिए, सरकार की को अपने कार्यों में सहयोग करने के लिए लोगों को सरकार क्या करती है, उनको ट्रेंड करती है, ट्रेनिंग देती है, कोई भी काम सिखाती है, वो कहेंगे, उसको कहेंगे प्रशिक्षण। जिससे
पर जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। कि भाई रोडवेज की बस चलाने के लिए, गवर्नमेंट को अपनी बसें चलाने के लिए, ट्रेनें चलाने के लिए क्या चाहिए, जो भी लोको पायलट चाहिए या ड्राइवर चाहिए। तो क्या होगा, लोको पायलट एवं ड्राइवर जो हैं वो अपनी माँ से जो है ना, जन्म से तो कोई सीख करके पैदा होंगे नहीं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कि भाई हवाई जहाज है उसको उड़ाने वाला नहीं है, तो पायलट को क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रशिक्षण जो होता है क्या होता है, जरूरी होता है। वो होता है प्रशिक्षण, यानी कि उसको कार्य सिखाना, ट्रेनिंग देना। एक होती पदोन्नति, क्या होता है कि जैसे संबंधित विभाग हैं, उसी विभाग के अंदर जो नियुक्ति पहले से नियुक्त कर्मचारी हैं उनको क्या करना, प्रमोशन देना और अधिकारी बना देना। उनको जो है उनके वेतन को भी बढ़ाना, उनके काम को भी बढ़ाना, उनके ओहदे को भी बढ़ाना, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, पदोन्नति कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं प्रमोशन। तो ये होती है भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और पदोन्नति। इनके बारे में ये जो पीपीटी हैं, वैसे तो आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से देखना, फिर भी मैं एक बार पढ़ के आपको ये बता देता हूँ कि भर्ती के अंदर कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनके अंदर कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। भर्ती का अर्थ, लोक प्रशासन के संदर्भ में भर्ती शब्द का तात्पर्य लोक सेवाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करने से है। यानी कि लोक सेवा के अंदर, नौकरशाही के अंदर कर्मचारियों की भर्ती करने को क्या कहते हैं, नियुक्ति करने को कहते हैं भर्ती। अध्ययन के संदर्भता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य करने के योग्य एवं तत्पर व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तथा उनको प्रशासन में नौकरी करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। देखो क्या होती हैं कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, तो अध्ययन के द्वारा पता चलता है, फिर उनसे फॉर्म भरवाए जाते हैं और लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। व्यापक अर्थ में भर्ती से तात्पर्य नियुक्ति, परीक्षण, साक्षात्कार का सामूहिक नाम है। एक तो क्या होता है कि व्यक्ति को कहते हैं कि भाई फॉर्म भरो, वैकेंसी आई है, भर्ती आ रही है, एक होता है, वो तो होता है उसका छोटा अर्थ, ठीक है ना। और उसका व्यापक अर्थ होता है कि फॉर्म भरना, परीक्षा देना, पास होना, इंटरव्यू होना, इंटरव्यू में भी सक्सेस होना, फिर उसकी नियुक्ति होना, प्रशिक्षण होना और नौकरी करना, वो सारा का सारा भर्ती के अंदर आता है। भर्ती की कुछ परिभाषाएं दी है, भर्ती की कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी जा सकती हैं। डॉक्टर एल.डी. व्हाइट ने इसकी परिभाषा दी है, भर्ती शब्द उन विशेष चरणों तक सीमित है जो परीक्षा के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों को निवेदन के लिए आकर्षित करने हेतु ऊपर उठाए जाते हैं। इसके अलावा वी.के. पानिंदकर ने इसकी परिभाषा दी है, भर्ती का मुख्य पहलू सुयोग्य प्रत्याशियों को लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता करने हेतु ढूंढना तथा आकर्षित करना है। इसके अलावा अब देखो, भर्ती दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आंतरिक भर्ती या पदोन्नति द्वारा भर्ती, ठीक है ना। भर्ती क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो वही मैंने दो, एक तो होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। जैसे पुलिस विभाग के अंदर एसपी की भर्ती करनी है तो आंतरिक भर्ती तो क्या होगी, जो पहले से नियुक्त हैं, पहले से जो क्या है नियुक्त हैं, उनको ही क्या करना, प्रमोशन देना और क्या करना, अधिकारी बना लेना। बाह्य भर्ती क्या होती है, नए आवेदन मांगना और फिर क्या करना, परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से क्या करना, भर्ती करना। परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करना, वो बाह्य भर्ती होती है। आंतरिक भर्ती या जिसे कहते हैं पदोन्नति द्वारा भर्ती, प्रमोशन के द्वारा भर्ती। जब कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों की भर्ती प्रशासन का कार्य करने वाले कर्मचारियों में से ही अर्थात उनकी पदोन्नति करके ही की जाती है तो ये आंतरिक भर्ती कहलाती है। यानी कि प्रशासन का कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको ही क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो वो तो क्या होती हैं, आंतरिक भर्ती कहलाती है। अन्य शब्दों में इसको दूसरे रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी विभाग में उच्च पद पर निम्न पद धारक कार्मिकों को पदोन्नत किया जाता है तो यह आंतरिक भर्ती अथवा अप्रत्यक्ष या पदोन्नति द्वारा भर्ती कहलाती है। यानी किसी विभाग के अंदर जो उच्च पद होता है, उन उच्च पद के ऊपर उसी विभाग के छोटे छोटे कर्मचारियों को पदोन्नति की जाती है, ठीक है ना, उनका प्रमोशन किया जाता है, तो ये आंतरिक अथवा अप्रत्यक्ष पदोन्नति द्वारा भर्ती कहलाती है। दूसरी होती है बाह्य भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती।
बाह्य अथवा प्रत्यक्ष भर्ती में प्रशासन का कार्य करने वाले कर्मचारियों में से भर्ती नहीं की जाकर खुले क्षेत्र या बाहर से भर्ती की जाती है। इसमें क्या होता है कि आंतरिक क्षेत्र से भर्ती नहीं की जाती, बल्कि बाहर से पूरे के पूरे देश में से, राज्य में से लोगों से आवेदन भरवाए जाते हैं। इस भर्ती पद्धति में यदि किसी सरकारी विभाग में कुछ सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो उन पदों के लिए योग्यता एवं शिक्षा की, यानी कि भाई कितनी शिक्षा होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, इन सब का पूरा एक क्या करता है, होता है विज्ञापन निकाला जाता है। समाचार पत्रों में जो है उसकी वैकेंसी, जिसको अपन कहते हैं वैकेंसी, निकाली जाती है, विज्ञापन द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरी करता है वो अपना आवेदन पत्र दे सकता है और नियुक्त अधिकारी उनमें से योग्य व्यक्तियों की छटनी कर उनकी परीक्षा व साक्षात्कार लेकर उपयुक्त होने पर उनकी भर्ती करता है। तो क्या होता है, बाह्य भर्ती क्या होती है, जिसके अंदर वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद में भर्ती हो जाती है। मगर देखते हैं पिछले कुछ समय से एक बड़ी विडंबना है, हर एक राज्य के अंदर एवं केंद्र के अंदर एक जो है खटमल की तरह एक बहुत ही गंदा कीड़ा निकल के आया है, और वो है पेपर लीक। जो व्यक्ति योग्य नहीं होती हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ में मिल करके, या फिर कहाँ से पेपर बन रहा है, कैसे पेपर टाइप हो रहा है, कहीं न कहीं से जुगाड़ बिठा करके पहले से उस प्रश्न पत्र को प्राप्त कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, नकल करके पास हो जाते हैं, जिनसे जो अयोग्य और गधे होते हैं वो नौकरी पे लग जाते हैं, और जो योग्य उम्मीदवार होते हैं वो क्या होते हैं कि पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो है ये जो समस्या है, चाहिए कि भाई सब लोग मिल करके इनके लिए क्या करें, इनको ख़त्म करें। भारत में लोक सेवाओं की भर्ती, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो IAS IPS या इनकी जो भर्ती होती है, इनमें भर्ती कैसे होती है इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। सबसे पहले देखो, कोई भी भारतीय है उसके अंदर इस पात्रता की, भारत की केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती हैं, चाहे IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, IFS ऑफिसर है, या कोई भी रेलवे की वगैरह परीक्षा है भारत सरकार की, उसके लिए क्या होती है शर्तें। पहली होती है राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। शर्त है, अन्य सेवाओं की उम्मीदवारी को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा नेपाल या भूटान तिब्बत का नागरिक होना चाहिए। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो भारत के अंदर भारत सरकार की नौकरी करने के लिए, रेलवे की नौकरी करने के लिए क्या होना चाहिए, भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। नेपाल तिब्बत भूटान, देखो क्या होता है, ये राष्ट्रीयता शर्तें वगैरह जो होती है ना, ये कोई एक वैकेंसी के लिए नहीं होती, ये तो हर बार विज्ञापन जब निकलता है उसके अंदर हर बार कुछ न कुछ चार चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी हम जो है पढ़ाई की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरा होता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयोग द्वारा किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। क्या होता है, बड़ी जो IAS IPS की ऑफिसर की नौकरियां होती है उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल जो है वो मांगा जाता है। उम्र होती है 21 से 32 वर्ष। सन 1999 से पूर्व 28 वर्ष थी। 1999 से पूर्व उम्र कितनी थी, 28 वर्ष निर्धारित हैं। जो प्राय परीक्षा आयोजित होने वाले वर्ष के 1 अगस्त को आधार मानकर गिनी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा अन्य पिछड़े वर्गों को 3 वर्ष की तथा पूर्व सैनिकों को भी क्या होती है, छूट दी जाती है। SC ST पिछड़ा वर्ग इनको छूट होती है। अब जो है अवसरों की संख्या, किसको कितना जो है अवसर मिलेगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों हेतु 6 अवसर निर्धारित हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC तथा सामान्य वर्ग के शारीरिक रूप से निःशक्त जन हेतु 9 अवसर दिए जाते हैं। किंतु ये बाध्यता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर लागू नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वस्तु छाए एक प्रश्न पत्र में बैठा हो को 1 अवसर गिना जाता है। क्या होता है, IAS की परीक्षा आप 6 बार दे सकते हैं, और किसको, जो जनरल का व्यक्ति है वो कितनी बार, 6 बार। OBC का या सामान्य का व्यक्ति है, शारीरिक रूप से हैंडीक्रॉप्ट है, वो 9 बार। मगर SC ST जो होते हैं वो कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हैं। एक बार परीक्षा में फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में चाहे एक ही पेपर दिया है, एक पेपर में जाकर रोल नंबर भी लिख के आया है,
एक अटेम्प्ट उसका माना जाएगा। इसके अलावा शुल्क, शुल्क कितना लगता है? सन 2017 की सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण हेतु 100 रुपये शुल्क था। मुख्य परीक्षा हेतु 200 रुपये था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को शुल्क से छूट प्राप्त है। कहने का मतलब 2017 से पहले 100 रुपये थे, बाद में और मुख्य इसके लिए प्री IAS प्री के लिए 100 रुपये और मेंस के लिए 200 रुपये। अनुसूचित जाति SC ST के लिए कोई छूट, कोई फीस नहीं। भर्ती हेतु परीक्षा योजना, देखो परीक्षा योजना कैसी होती है? सन 79 से पूर्व भारत में भर्ती के लिए एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार व्यवस्था ही थी, लेकिन 79 में कोठारी समिति की सिफारिश के बाद परीक्षा योजना को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले क्या था? 79 से पहले भारत के अंदर एक तो एग्जाम होता था मेंस का, एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता था। बाद में कहा भाई इंटरव्यू तो है जो है, ये एग्जाम को 2 भागों में बांट गया। एक तो होता प्री, यानी कि प्री, और दूसरी होती है मेंस, यानी प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं, और प्री के अंदर जो पास होता है उसी को मेंस दिलाया जाता है। अब देखो ये थी प्री कितने नंबर का होता है, मेंस कितने नंबर का होता है, इनमें पास कैसे होते हैं, क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा इतना ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे नहीं जानेंगे। हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि भारत के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जो उम्मीदवार होते हैं उनका चयन करने के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों से उसे गुजरना पड़ता है। बात करते हैं प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण किसे कहते हैं, प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रशिक्षण का क्या क्या अर्थ है, परिभाषा है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का कार्य है। यानी कि कोई विशेष प्रकार का कार्य होता है, कोई टास्क होता है, काम होता है, उसको पूरा करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनके ज्ञान को बढ़ाना, कौशल को बढ़ाना, उनको क्या कहते हैं ना, उस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाना, ट्रेनिंग देना, उसको तैयार करना, वो प्रशिक्षण कहलाता है। जिसके द्वारा एक कर्मचारी एक निश्चित उद्देश्य के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल सीखता है। प्रशिक्षण एक सीखने का अनुभव है जिसमें ये एक कर्मचारियों को तुलनात्मक रूप से स्थायी बदलाव लाने की कोशिश करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, SP लग गया, DYSP लग गया, अब क्या है, अब जो SP DYSP है उसको कभी न कभी तो गोली चलाने की आवश्यकता पड़ ही सकती है। तो फिर क्या करेंगे, उसको सबसे पहले थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में उसको गोली चलाना सिखाएंगे, उसको निशाना लगाना सिखाएंगे। तो वो क्या है, वो प्रशिक्षण है। कोई तहसीलदार बन गया तो अब उसको जमीन का माप तोल करना, पट्टे बनाना, वो सारे के सारे कार्यों का क्या करती है गवर्नमेंट, उसको पहले इसकी ट्रेनिंग देती है, क्योंकि वो उसको आने वाले जीवन के अंदर उसके काम आएगी। तो वो क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण की परिभाषा, प्रशिक्षण की परिभाषा एडविन बी फिलोपेक ने प्रशिक्षण की परिभाषा दी है। प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल कौशल के अंदर वृद्धि करने का कार्य होता है। LS बिच ने प्रशिक्षण की परिभाषा दी। प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान या निपुणताओं को सीखता है। देखिए ये जो परिभाषाएं होती है उसके अंदर समझाने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, जो हैं इनको तो अपने को रटना ही होता है। बात करते हैं प्रशिक्षण की विशेषताएं। प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली जो होती है, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रशिक्षण दिया खत्म, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। वो जो है बार बार महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल के बाद में प्रशिक्षण होता रहना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है। प्रशिक्षण से यानी ट्रेनिंग से क्या होती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके कार्य में स्मार्टनेस आती है, वो विशुद्ध रूप से जो है अच्छे से कार्य प्रशिक्षण के बाद में कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देखो क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए जो है प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके पास प्रशिक्षण नहीं होगा, आपके पास योग्यता नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक आप जो है सही ढंग से अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षण सीखने का अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ को सीखना है, आप कोई भी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रशिक्षण के जो हैं वो क्या होते हैं, सीखने की एक प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण के द्वारा आप सीखते हैं, जिसके बाद में अपने उस सीखे हुए अनुभव के आधार पर जो है स्मार्ट तरीके से अच्छे से आप अपना कार्य कर पाते हैं। प्रशिक्षण किसी कार्य की व्यवहारिक शिक्षा का रूप है। किसी भी कार्य की जो व्यवहारिक शिक्षा होती है उसका जो रूप होता है वो क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के विकास की एक व्यवस्थित और पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण क्या होती है,
कर्मचारियों के विकास की व्यवस्थित और एक नियोजित प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, क्यों जरूरी है। अब देखो भाई, अपन कहते हैं ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। एक डॉक्टर है, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर बना देंगे तो क्या करेगा, वो लोगों को मार देगा। एक जो शिक्षक हैं, ठीक है ना, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे और बिना ट्रेनिंग के शिक्षक बन जाएगा, पेपर लिख के द्वारा डॉक्टर बन गए, पेपर लिख के द्वारा अध्यापक बन गए, तो क्या होगा, वो लोग आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर जो है समाज को खोखला कर देंगे, राज्य को खोखला कर देंगे। बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है मगर अंदर से कुछ भी नहीं है। मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों को पूरा करना। प्रशिक्षण का पहला उद्देश्य क्या है, मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों को पूरा करना, ठीक है ना। एक किसी डायलॉग मैंने सुना था कि एक जो व्यक्ति होता है ना, एक डॉक्टर अगर सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं ले तो वो कुछ लोगों को मार देता है, ठीक है, 2-4 व्यक्ति उसके हाथ से मर जाते हैं। वकील अगर सही ट्रेनिंग नहीं होती है तो वो 2-4 केस हार जाता है। अगर मास्टर की ट्रेनिंग सही नहीं होती है ना, तो वो फिर क्या होता है, एक पूरी की पूरी जो पीढ़ी होती है ना, एक जो है बड़ी संख्या में लोगों को क्या कर लेता है, जो है उनके जीवन को खराब कर लेता है। तो प्रशिक्षण का पहला उद्देश्य है मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों को पूरा करना। कर्मचारियों के काम से संबंधित आदतों में सुधार करना, कर्मचारियों के काम में सुधार करना, कर्मचारियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के तरीकों से परिचित कराना। कोई आपातकाल समस्या आ जाए तो कर्मचारी उससे कैसे निपटे उनके बारे में उनको बताना। संगठन द्वारा आवश्यक स्तर के आर्थिक लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना। पैसे की अगर कमी वगैरह है तो उसको कैसे पूरी करना, उसके बारे में बात करना। संगठन के भीतर सभी विभागों के कामकाज को सरल और प्रभावी बनाने के लिए, जो संगठन होता है उनके अंदर जो भी विभाग होते हैं सबके कामकाजों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। संगठन के सभी स्तरों पर योग्य और कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा कुशल और योग्य कर्मचारियों की लगातार भर्ती करना जिससे कार्य चलता रहे। कर्मचारियों को काम करने की स्थिति और संगठनात्मक संस्कृति के अनुकूल बनाना। न्यूनतम लागत, अपव्यय और न्यूनतम पर्यवेक्षण पर कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करना, ये किसका कार्य है, उद्देश्य है प्रशिक्षण के। तो प्रशिक्षण जो है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या पड़ती है, ठीक है ना, ये उद्देश्य है तो अब इनकी आवश्यकता क्या है। नंबर 1, प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों को महत्वपूर्ण, विशिष्ट और कौशल प्रदान करने से संबंधित है। क्रम निम्नलिखित कारणों से प्रशिक्षण आवश्यक है। पहला है, मौजूदा कर्मचारियों को उच्च स्तरीय कार्यों के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। काम की लागत, अनुपस्थिति और कर्मचारी परिवर्तन को कम करने के लिए प्रशिक्षण क्या होता है, आवश्यक होता है। दुर्घटनाओं की दर को कम करने और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। कर्मचारियों को गतिशील और परिवर्तनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। आप इस पीपीटी को 2-3 बार पढ़ना और जो है इनको लिख लेना। इनमें से जो है अगर कोई प्रश्न आए तो ये सरल लैंग्वेज है, कोई मैंने सरल लैंग्वेज में ही जो है शॉर्ट पीपीटी बनाई है, ज़्यादा इसमें जो है कोई चिंता करने की बात नहीं है। बात करते हैं पदोन्नति, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का क्या अर्थ होता है, प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। पदोन्नति पद, स्तर, सम्मान में वृद्धि एवं योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना है। आपका जो पद है, आपका जो स्तर है, आपकी जो आय है, सैलरी है, उनका आगे बढ़ना, उनमें वृद्धि होना, योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना क्या है, पदोन्नति या प्रमोशन। पदोन्नति का अर्थ किसी कर्मचारी के पद में उन्नति से है। पदोन्नति का आशय कर्मचारियों के पद एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि से है। तो किसी कर्मचारियों के पद में उन्नति, पदोन्नति का आशय कर्मचारियों के पद एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि से है। पदोन्नति के पश्चात कर्मचारी की आय, प्रतिष्ठा, पद तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। यानी कि जब प्रमोशन हो जाता है उसके बाद में उसकी आय बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, पद बढ़ता है, ठीक है ना, और उसका उत्तरदायित्व है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी है स्कॉट एवं स्प्रिंगल के अनुसार। इन्होंने स्कॉट एवं स्प्रिंगल ने इसकी परिभाषा दी है, पदोन्नति किसी कर्मचारियों का ऐसे कार्य पर स्थानांतरण है जो उसे पहले से अधिक धन अथवा अधिक ऊर्जा, ऊंचा स्तर प्रदान करे। यानी पहले से
जो है उसको बड़ा पद और ज़्यादा सैलरी प्रदान करे, वो क्या है, पदोन्नति है। पिपनर ने कहा है पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद की ओर प्रगति है जिसमें कर्तव्यों में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी कि पद भी बढ़ता है, साथ साथ में उसके कर्तव्य और काम है वो भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। टॉर्पे ने कहा है पदोन्नति एक पद से दूसरे पद पर पहुंचने का परिचायक है जिसमें कर्मचारी के कर्तव्यों में विकृति हो जाती है, वेतनमान भी उच्चमान हो जाता है, यानी कि कर्मचारी का पद, पोस्ट, वेतन सब बढ़ जाता है, वो पदोन्नति है। बात करते हैं पदोन्नति की विशेषताएं। पदोन्नति की क्या क्या विशेषताएं हैं। पदोन्नति में पद का नाम परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले कि भाई एलडीसी, उसके बाद में हो जाएगा यूडीसी, असिस्टेंट, उसके बाद में हो जाएगा मैन, ठीक है ना, उप जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, डीवाईएसपी, एसपी, ठीक है, डिप्टी एसपी। इस प्रकार से उसका क्या होगा, पद का नाम है ना वो क्या हो जाएगा, बड पद के नाम में बदलाव। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आरआई, तहसीलदार, ऐसे पद का नाम जो होगा वो बदल, ये निम्न पद से उच्च पद पर पहुंचने की। देखो पदोन्नति निम्न से उच्च तक होती है, उच्च से निम्न तक नहीं होती है, ये सबसे ज्यादा समझने की बात है। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर से बैठा हुआ व्यक्ति है उसको नीचे फेंकना, वो पदोन्नति नहीं कहलाती है। पदोन्नति से कार्मिकों का वेतन भी बढ़ जाता है। पदोन्नति होने से क्या होती है, कर्मचारियों का वेतन है वो बढ़ता ही है, वेतन तो बढ़ना ही है। पदोन्नति प्रतिष्ठा तथा सम्मान का सूचक है, किसी को प्रमोशन मिलता है लोग उसको बधाई देते हैं, प्रतिष्ठा का सूचक होता है भाई। पदोन्नति में कार्मिकों के दायित्व उच्च तथा अधिक हो जाते हैं, जो कर्मचारी है उनके दायित्व होते हैं वो क्या है, उच्च हो जाए। ये संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है, जो संगठन होता है उसकी आंतरिक क्रिया होती है, क्या होती है, पदोन्नति। पदोन्नति का क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है, इसकी ये अनुभवी कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखती है, यानी कि उनको प्रमोशन देंगे तो वो संगठन में बने रहेंगे। मनुष्य स्वभावत महत्वाकांक्षी तथा उन्नतिगामी है, अतः इस व्यवस्था से कार्मिक विकास को दिशा मिलती है। देखो हर व्यक्ति जो है वो उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है, उच्च की ओर बढ़ना चाहता है, इस वजह से जो है ये क्या करती है, कर्मचारियों को एक दिशा प्रदान करती है। ये कार्मिकों को श्रेष्ठ कार्य करने को प्रोत्साहित करती है। पदोन्नति की श्रृंखला उपलब्ध होने पर निम्न पदों पर भी योग्य कार्मिक आना पसंद करते हैं। पदोन्नति के कारण कर्मचारियों तथा संगठन में अपनत्व का रिश्ता कायम होता है। पदोन्नति के कारण संगठन की प्रतिष्ठा तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि जिन संगठनों में पदोन्नति के कम अवसर होते हैं उनको योग्य एवं श्रेष्ठ कर्मचारी शीघ्र ही छोड़ देते हैं। यानी जहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलता है, जहाँ पे वेतन नहीं बढ़ता है, वहाँ पे क्या होते हैं, कर्मचारी, अच्छे कर्मचारी जो है लेना पसंद नहीं करते हैं, वो भाग जाते हैं। पदोन्नति के क्या उद्देश्य हैं, कर्मचारियों को अधिक उत्पादकता के लिए अभिप्रेरित करना, यानी कर्मचारियों को प्रेरित करना कि वो ज़्यादा उत्पादन करे, ज़्यादा काम करे। संगठन के उच्च स्तर के कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान एवं निपुणताओं की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना तथा उत्साह का संचार करना, योग्य एवं सक्षम लोगों को संगठन के प्रति आकर्षित करना तथा उनकी सेवाएं प्राप्त करना, कर्मचारियों में आत्मविकास को बढ़ावा देना तथा उन्हें अधिक पदोन्नति, उनकी पदोन्नति के अवसरों की प्रतीक्षा करने हेतु तैयार करना, कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा एवं अपनत्व की भावना को विकसित करना तथा उनके मनोबल को उच्च करना। इसके अलावा कर्मचारियों में प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये प्रशिक्षण के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। यानी पदोन्नति के ये उद्देश्य होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, ठीक है ना। और मैंने शॉर्ट तरीके से महत्वपूर्ण बातों को पीपीटी के माध्यम से लिखा है। अभी इनको 2-3 बार पढ़ना आप और लिखना, जिनसे आपको ये जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, जिससे आप जो है वो अपनी परीक्षा के अंदर इनको अच्छे से कर पाओगे। तो ये था भर्ती